देश की राजधानी दिल्ली के बगल में एक पॉपुलर सिटी नोएडा। क्या आपको पता है कि नोएडा में एक्सप्लोर करने के लिए एक ऐसी खास जगह है जो बेहद खूबसूरत है और कई खूबियों से लैस है। ये जगह है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, अ ह्यूज प्लेस एंड ग्रेट एनवायरनमेंट विद प्लीजेंट वाइब्स। तो आज के अपने इस ब्लॉग में मैं आपको कराऊंगी इसी खास जगह की सैर। नोएडा में बना ये खास पार्क 700 करोड़ की लागत से बना है। ये एक आलीशान ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि 2011 में बनके तैयार हुआ, लेकिन काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया और फिर कुछ साल बाद ये आम जनता के लिए खोला गया। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल यमुना नदी के किनारे 82.5 एकड़ के ह्यूज एरिया में बना एक ग्रीन पार्क है, जिसके 33 एकड़ में मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स का एरिया है। ये पार्क डीएनडी फ्लाईओवर से लगा हुआ है और फ्लाईओवर से इसका व्यू बेहद खूबसूरत नजर आता है। इस पार्क का इनॉग्रेशन 2011 में हुआ था और 2013 में आम जनता के लिए खोला गया। यूपी की सीएम मायावती के कार्यकाल में 700 करोड़ रुपए खर्च करके इसे बनाया गया था। पार्क की देखभाल के लिए माली, कर्मचारी और पुलिस कर्मी भी तैनात नजर आते हैं। दोस्तों, आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको इस ब्यूटीफुल विजिटिंग डेस्टिनेशन की सैर तो कराऊंगी ही, साथ ही ये भी बताऊंगी कि क्यों इस जगह को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जिसका ये हकदार था, क्यों बेहद अट्रैक्टिव गार्डन को तोड़ देने के लिए कोर्ट का आदेश आया और क्यों ज्यादातर टूरिस्ट इस अमेजिंग प्लेस के बारे में जानते तक नहीं है, जिससे ज्यादातर लोग यहाँ घूमने नहीं आ पाते। तो बने रहिए मेरे साथ और जानिए इस गार्डन के बारे में सभी अननोन फैक्ट्स। एक खुशखबरी इस पार्क को लेकर ये है कि यहाँ शादी, पार्टी या किसी भी इवेंट के लिए आप आ सकते हैं। प्री वेडिंग शूट के लिए भी आप आ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पर्सनल किसी भी इस तरह के फंक्शन के लिए इस पार्क को हरी झंडी मिल गई है। इसके लिए आपको मिनिमम चार्ज पे करना होगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। साथ ही आपको कुछ दिन पहले इसकी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग के लिए आवेदन देना होगा और भी कुछ प्रोसेस है, उसको पूरा करके आप यहाँ शादी या फंक्शन का जो भी एक शाही अंदाज चाहते हैं उसको कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि 2 से 3 हजार लोगों की गैदरिंग यहाँ आसानी से हो सकती है और उस तरह के एक साथ 5 से 6 अलग अलग फंक्शन भी यहाँ पर आसानी से कराए जा सकते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस बड़े पार्क में अब फिक्स चार्जेस पे करके बिल्कुल शाही अंदाज में कोई भी फंक्शन कर सकता है। नोएडा के साथ साथ आसपास के शहरों के लोग भी यहाँ आकर अपने इवेंट करा सकते हैं। अब ये जगह दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ा आयोजन स्थल है। चलिए आपको बताते हैं कि इसके लिए आपको जेब कितनी ढीली करनी होगी। तो यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए पूरे दिन के 15,000 रुपए, 6 घंटे के किसी फंक्शन या समारोह के लिए 1 लाख रुपए और पूरे दिन के पर्सनल फंक्शन के लिए 2.5 लाख रुपए देने होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन आयोजनों से होने वाली आमदनी से इस जगह का रखरखाव भी ठीक से हो सकेगा, जो कि अभी उस स्तर का नजर नहीं आता। इस पार्क को लोकल लोगों द्वारा एलिफेंट पार्क और मायावती पार्क के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए अब आपको गार्डन की खासियत के बारे में बताती हूँ। तो इस बड़े से गार्डन में बलुआ पत्थर से बनी हुई हाथियों की 24 मूर्तियां हैं, जो 18 फुट ऊंची हैं। ये मेमोरियल मॉन्यूमेंट के दोनों तरफ आकर्षक अंदाज में लगाई गई हैं, जो अमेजिंग व्यू पेश करती हैं। यहाँ मेन गेट के दोनों ही तरफ 2 फाउंटेन बने हुए हैं, जिनमें की कई सारी हाथियां लगी हुई हैं। इन हाथियों से लगातार पानी निकलता रहता है। खासकर जब हम शाम के समय यहाँ आते हैं तो ये फाउंटेन चलते रहते हैं। यहाँ खूबसूरत लाइटिंग होती है, लेकिन कोविड काल में फिलहाल इन्हें बंद रखा गया है। इनकी ऊंचाई 52 फुट है और जो लोग भी अंदर घूमने के लिए आते हैं वो इन फाउंटेन्स, इन जगह को देखने के लिए जरूर आते हैं।
पार्क में अंदर आने के बाद दोनों तरफ 2 फाउंटेन बनाए गए हैं, जिनसे सामान्य दिनों में फव्वारे निकलते रहते हैं। यहाँ भी हाथियों के स्टैचू बनाए गए हैं, जो फाउंटेन को और ज्यादा खूबसूरती देते हैं। कांसे से बने ये एलिफेंट स्टैचू फाउंटेन के बीच लगे हुए हैं। ये जगह फोटो वीडियो शूट के लिए भी एक परफेक्ट प्लेस नजर आती है। साथ ही स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ डांस प्रैक्टिस के लिए भी आते हैं। यहाँ गर्मियों में शाम के समय आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अंदर खुले में घूमना मुश्किल होता है। हालांकि पर्यटकों के बैठने के लिए शेड्स तो बने हैं, लेकिन ये गर्मियों में तपने लगते हैं। सर्दी के मौसम में आप सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ आ सकते हैं। इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और धूप के मजे भी ले सकते हैं। ये एक ह्यूज एरिया है, तो आप यहाँ स्पोर्ट्स शूज पहनकर आएं तो बेहतर होगा। ये एक अल्टीमेट विजिटिंग डेस्टिनेशन है, जो हर उम्र वर्ग को अट्रैक्ट करती है और खासकर बच्चों को ये जगह खूब पसंद आती है। इसलिए वीकेंड पर आप यहाँ फैमिली के साथ पिकनिक का प्लान बना सकते हैं। ये पार्क हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। इस विजिटिंग गार्डन की एक अच्छी बात यह है कि आप यहाँ अपने साथ बाहर से भी खाने पीने की चीजें कैरी कर सकते हैं और यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ के कैंटीन से भी पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या खाने की चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ वॉशरूम का भी इंतजाम है, तो पूरा दिन आप बेफिक्र होकर गुजार सकते हैं। ये जगह नोएडा के सेक्टर 95 में लोकेटेड है, जो नोएडा फिल्म सिटी 16A के ठीक सामने है, और सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन से ऑटो या टैक्सी से यहाँ 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। ये नोएडा के प्राइम लोकेशन पर सिचुएटेड है, लेकिन समस्या ये है कि कोई ऑटो, टैक्सी या मेट्रो स्टेशन ठीक इस जगह पर मौजूद नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पार्क के आउटर एरिया में कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके लिए फिलहाल कोई पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाता, ना ही यहाँ से गाड़ी टो की जाती है। इससे नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो ओखला रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि इस पार्क से डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती है। साथ ही इस जगह का व्यापक स्तर पर प्रचार ना होना भी कम भीड़ की वजह मानी जा सकती है। वैसे तो इसमें एंट्री के लिए कई गेट हैं, लेकिन गेट नंबर 5 के दोनों तरफ काउंटर बनाए गए हैं, जहां से 15 रुपए का एंट्री टिकट लेना होता है और इसी गेट से एंट्री होती है। पीछे मैं आपको गेट दिखाना चाहूंगी। ये वो गेट है, 5 नंबर गेट, जिससे कि एंट्री होती है। 15 रुपए का आपको टिकट लेना होगा, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि यहाँ आप डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते। पेटीएम या किसी भी दूसरे माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहें तो ये नहीं होगा, जो कि सही नहीं है इस डिजिटल युग के लिए, और कोविड का समय चल रहा है उसके लिए भी। तो आपको कैश कैरी करना होगा। और साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, सुबह 11 बजे ये पार्क खुलता है और गर्मियों में शाम के 6 बजे तक ये खुला रहता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसके सेंट्रल पार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ इस इमारत में क्या है। तो जैसे ही आप इस गेट नंबर 5 से एंट्री करते हैं, उसके ठीक सामने जो इमारत है वही यहाँ का सबसे सेंट्रल पार्ट है, जिसमें कि सबसे खास मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सबसे खास इन्फॉर्मेशन इस पार्क के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं। इस पार्क के सेंट्रल पार्ट में इस वक्त मैं आ चुकी हूँ, जो कि एक डोम जो बाहर से ही नज़र आ रहा था, एक इमारत नज़र आ रही थी। तो इसके अंदरूनी पार्ट में मैं आ चुकी हूँ और अब आपको दिखाती हूँ कि इसमें पीछे क्या है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ 3 मूर्तियाँ, कांस्य की ये प्रतिमाएँ नज़र आती हैं, जिसमें कि मायावती की मूर्ति है, कांशीराम जी की मूर्ति है और भीमराव अंबेडकर की ऊपर आपको मूर्ति नज़र आ रही होगी। आपको दिखाती हूँ किस तरह से ऊपर का ये पूरा डोम है, ये पूरा इलाका है, कांस्य की मूर्तियाँ हैं और चारों तरफ ये जो दीवारें हैं इन पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अंकित हैं। ये बताने की कोशिश की गई है कि कब इनका निर्माण हुआ
और भी कई तरह के इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दर्ज मिलेंगे। हालांकि कई तरह की कंट्रोवर्सी भी हुई इस पार्क और इस इमारत को लेकर, लेकिन फिर भी जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इसको देखते हैं और कलाकारी काफ़ी ज़्यादा है, मेहनत, पैसा, लागत बहुत कुछ है। ये देखिए, ये पूरा पार्ट, ये एक पूरा बड़ा सा हॉल है और अंदर की ये पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इस स्टैचू और यहाँ के पूरे प्लेस का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दीवारों में कुछ 3D पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जो इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताती हैं। यहाँ स्थापित मायावती की इस प्रतिमा ने निर्माण के समय विरोधियों में खूब विवाद पैदा किए थे। अंदर जब इस हॉल में हम आते हैं तो दीवारों पर कई तरह की प्रतिमाएं, कई तरह के चित्र, नक्काशी ये नज़र आती हैं। काफ़ी खूबसूरती है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी की गई है और इन इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर 700 करोड़ की लागत से इस पूरे पार्क को बनाया गया है तो उसका एक बड़ा हिस्सा, बड़ा खर्च जो आया होगा वो इस इमारत और इसके अंदरूनी हिस्से को भी बनाने में लगा होगा। अभी बिल्कुल अंदर के साइड में आ चुकी हूँ। ये देखिए, दीवारों पर जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश को संविधान मिला था, कि उन इंसिडेंट्स को चित्रों के माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको महात्मा बुद्ध की भी एक प्रतिमा नज़र आ जाएगी। ऐसा भी आदेश आया कोर्ट का कि इसको तोड़ा जाएगा और हालांकि उस पर स्टे भी लग गया और बाद में काफ़ी साल बाद आम लोगों के लिए इस पार्क को खोला गया। तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ड्रामे और कंट्रोवर्सी का शिकार ये पार्क हुआ, जिस वजह से इस खूबसूरत पार्क को वो पॉपुलैरिटी, वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाया जिसका ये हकदार था। लोकायुक्त की जांच में इस पार्क के निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया था। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने नोएडा से लखनऊ तक दलित महापुरुषों के नाम पर 5 स्मारक पार्क बनवाए थे, जिनमें करोड़ों रुपए के करप्शन का आरोप लगा और मामला कोर्ट जा पहुंचा। वहीं ओखला अभयारण्य के पास होने की वजह से इस परियोजना के पर्यावरण के अनुकूल न होने की भी बात सामने आई और मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, जिससे शुरू में स्टे लग गया। तो साथ ही यहाँ मायावती की खुद की मूर्तियों और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के दर्जनों स्टैच्यू होने से भी मामले ने खूब तूल पकड़ा और पार्क बनाए जाने की भरपेट आलोचना होने लगी। हालांकि आखिरकार इस भव्य और आलीशान पार्क का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में बहन जी की गद्दी चली गई और जानकारों का ये कहना था कि इन पार्कों पर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए खर्च करने की वजह से ही बहन जी से जनता नाराज हो गई और कुर्सी जाती रही। खैर, वजह चाहे जो हो, लेकिन इस खूबसूरत पार्क को भी पॉलिटिकल ड्रामे का शिकार होना पड़ा और आम लोगों में भी इसके प्रति नाराजगी बढ़ती चली गई, जिससे प्रदेश के एक बड़े तबके ने जैसे इसका बायकॉट कर दिया और ये खूबसूरत विशालकाय पार्क अपने कद्रदानों की राह तकता रहा। खैर, चलिए अब आपको पार्क से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियां देती हूँ। आगे बढ़ने पर यहाँ कई महापुरुषों और समाज सुधारकों के भी स्टैच्यू नजर आते हैं, जिन्हें एक पोडियम पर स्टैब्लिश किया गया है। यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है। यहाँ 100 फुट ऊंचाई का समता मूलक स्तंभ बना है, जिन पर अशोक चक्र बना हुआ है। यहाँ 11 महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, जिनमें महात्मा बुद्ध, संत रैदास, कबीरदास, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहूजी महाराज, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि इतिहास के मशहूर व्यक्तित्व शामिल हैं। इस पार्क की एक बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर 7,500 स्पीसीज के प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनमें मौलीश्री, कचनार, सेमल जैसे पौधे भी शामिल हैं, जिस वजह से ये गार्डन और भी ज्यादा खास और खूबसूरत नजर आता है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल को ग्रीन गार्डन भी कहते हैं और इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि ये हजारों प्रकार के पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जिनको काफी रिसर्च और मेहनत के बाद यहाँ प्लांट किया गया है। नोएडा अथॉरिटी के जिम्मे इसकी पूरी देखभाल है और नोएडा अथॉरिटी का उद्यान विभाग हर साल करीब 2 करोड़ रुपए इसके रखरखाव पर खर्च करता है। यहाँ अशोक, पिलखन, अमलतास, कई तरह के पाम ट्रीज आदि खास तरह के स्पीसीज के पौधे लगाए गए हैं।
इसके अलावा कुछ यूरोपियन और वेस्टर्न एशियन फ्लावरिंग प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी मौजूद हैं। इनमें वायोला ट्राई कलर, वाइल्ड फ्लावर्स, स्प्रिंग फ्लावर्स, जिरेनियम प्लांट्स, सिनेरेरिया प्लांट्स और कई तरह के समर और विंटर प्लांट्स इस गार्डन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो अगली बार आप जब दिल्ली एनसीआर घूमने का प्लान बनाएं तो इस शानदार जगह को भी अपनी लिस्ट में शामिल जरूर करें। भले ही इस ग्रीन गार्डन को बनाने के पीछे कोई पॉलिटिकल अप्रोच रहा हो, लेकिन ये पूरी तरह से आपके और हमारे टैक्स के पैसे से बना है और इस पर हमारा पूरा हक है। तो वीकेंड पर घूमने के लिए या शादी पार्टी के फंक्शन के लिए या प्री वेडिंग शूट के लिए आप इस खूबसूरत जगह को एक्सप्लोर जरूर कीजिए। मोबाइल से शूट करने का यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता। आप यहाँ व्लॉगिंग कर सकते हैं या नॉन कमर्शियल पर्सनल शूट भी फ्री में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें और इस जगह के बारे में कुछ और जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में उसे भी जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।